हेलो एवरीवन। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, और मे बी आज लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा, ठीक है। तो हम गॉस थ्योरम कर रहे थे, गॉस लॉ पढ़ रहे थे, और गॉस लॉ की दो एप्लीकेशन भी कर ली थी हमने। गॉस लॉ क्या था कि अगर कोई भी क्लोज्ड फिगर थी और आपको इसका नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, इसमें से कितनी लाइंस पास हो रही है वो निकालना है, तो आपको बस ये पता होना चाहिए इसके अंदर क्यू इनक्लोज्ड कितना है, अंदर चार्ज कितना है। तो जो भी फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो कितना होगा, जितना भी क्यू इनक्लोज्ड है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर 1 कूलम चार्ज है तो कितनी लाइंस निकल रही होगी इसमें से, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में भी बताई थी। 2 कूलम चार्ज है तो 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 3 कूलम चार्ज है 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको ध्यान है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। चलो, तो ये कर लिया था। इसके बाद हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ गई हैं। एक बार फिर मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि आपको ये याद होनी चाहिए हमने किस किस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया है। हमने पढ़ी है कि भाई एक पॉइंट चार्ज की वजह से फर्स्ट आर डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो मैग्नीट्यूड होता है कि Q/r²। और किस डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर, और नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ, ठीक है। सेकेंड हमने बोलता है ये डाइपोल है, ठीक है, और ये डाइपोल से आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे कितनी होगी, तो Kp 2Kp अपॉन r³, ठीक है। किस डायरेक्शन में, P की डायरेक्शन में। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे ली आर डिस्टेंस दूर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Kp अपॉन r³, ठीक है। किस डायरेक्शन में, P के अपोजिट, ठीक है। थर्ड मैंने बताया था आपको कि ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आपको एक रिंग की वजह से, ठीक है, एक चार्ज रिंग ले लिया आपने, और चार्ज रिंग की वजह से हम देखें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। अगर इसका रेडियस है r और x डिस्टेंस दूर लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो अपने से दूर होगी, और कितना होगा, अगर इस पर चार्ज q है तो KQ(x) अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूले जितने याद रखोगे आपका कंपटीशन में उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेगा दूसरों से। और ये लास्ट, अगर एक चार्ज्ड वायर है आपका, लीनियर वायर है, बहुत ही लंबा, इन्फिनाइट लेंथ का, ठीक है, लैम्डा उसकी चार्ज डेंसिटी है, आर डिस्टेंस दूर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो इससे दूर जाती भी होगी, और कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लैम्डा अपॉन 2πε0 और आर, ठीक है। तो ये पढ़ लिया था। अच्छा, इसके नीचे एक ग्राफ भी बना देना इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए, ये लास्ट किया था, इसके नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ बना देते हैं कि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है। देखो, सबका आपको पता होना चाहिए। पहले तो अभी इसका बना देते हैं जो आपको दिया है। चलिए, ये आपने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये बनाया आपने एक्स या जो भी है आर, जो भी लिखा आपने, ठीक है। तो एक्स या आर लिख लो। आर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो 1 अपॉन आर का इन्वर्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आर की वैल्यूज ऑलमोस्ट 0 तो इन्फिनिटी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो ई वर्सेस आर का ग्राफ है किसके लिए, ये लीनियर चार्ज के लिए, ठीक है। क्लियर, चलो ये। अच्छा, यही ग्राफ होगा अगर पॉइंट चार्ज का भी होगा, तो 1 अपॉन r² का ग्राफ भी यही होता है, ठीक है, 1 अपॉन r² का। तो अगर पॉइंट चार्ज के लिए फर्स्ट केस में प्लस q, जब पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर पे ग्राफ बनाएंगे तो यही बनेगा, ठीक है। और रिंग का तो मैंने बना के बताया था आपको, कुछ इस टाइप का ऐसा बनाया था ना, ऐसे बढ़ता और कम होता है, ठीक है। ये रिंग का हो जाएगा E वर्सेस R ग्राफ। और क्या बच गया, डाइपोल का भी r³ का भी ग्राफ ऐसे ही होगा, 1 अपॉन r³ का ग्राफ भी यही होगा। डाइपोल का भी ग्राफ ऐसे होगा अगर इक्वेटोरियल पे लेंगे, एक्सियल पे लेंगे, और इक्वेटोरियल पे भी r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हमारा 2 एप्लीकेशन हो गई थी, तीसरी एप्लीकेशन में आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड due to a charge infinite charge sheet।
अब देखो इन्फिनिट लेंथ का ना तो कोई वायर होता है इन्फिनिट लेंथ की, ना तो कोई शीट होती है, मगर ये बोर्ड भी एक, अगर मैं इस बोर्ड को चार्ज कर दूं, मेटल का बोर्ड है, तो ये भी इन्फिनिट चार्ज शीट की तरह मानूंगा। अगर डिस्टेंस मैंने बहुत पॉइंट पास में रखी, इसके लिए इतने से पास वाली डिस्टेंस के लिए ये बोर्ड भी बहुत बड़ा है। जैसे मेरे सामने एक दीवार है और मैं इतनी सी डिस्टेंस ये पॉइंट लूँगा तो वो भी इससे कितने डिस्टेंस में, ऑलमोस्ट इन्फिनिट है। ठीक है, तो अभी हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक शीट है ये, ठीक है, ये इन्फिनिट, ये शीट आपने इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, पॉजिटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो। तो इसको ऐसे नहीं बनाते, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। ठीक है, इसको क्योंकि फिर 3 डायमेंशनल चाहिए ना, तो मैं ऐसे बना। ठीक है, ये एक ठीक है, चार्ज शीट है और इसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है आपको। चार्ज डेंसिटी इसकी कितनी है, सिग्मा। इसकी तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी। ठीक है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है और आपको इन्फिनिट लेंथ का ही, मैंने तो छोटा सा बना के छोड़ दिया आपके। ठीक है, आपको यहाँ से r डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, r डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। किसकी हेल्प से निकालेंगे, गॉस थ्योरम की हेल्प से। चलो 4 स्टेप्स आपको बता ही दे। सबसे पहला, कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या होगी, तो यहाँ पे भी हम एक क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे। ठीक है, जिसका जो लेंथ है ना वो कितनी होगी, 2r। r तो ये हो गई, r इतना आगे और इतना ही पीछे। ठीक है, इतना ही पीछे, इसके पीछे भी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे और पीछे। ठीक है, थोड़ा 3 डायमेंशन है। ये शीट रखी हुई है, अगर ये शीट है तो इसके आगे भी ऐसे सिलेंडर और पीछे भी सिलेंडर है। ये डिस्टेंस भी आ रहा है और ये डिस्टेंस भी आ रहा है। ठीक है, उतने ही। ठीक है, ये इसके लिए निकालेंगे। अब यहाँ पे इसके पास टोटल कितनी सरफेस है, 3 सरफेस है। 2 फ्लैट सरफेस है और एक कर्व्ड सरफेस है। अच्छा, वैसे चार्ज, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताई थी कि आपको चार्ज शीट से कैसे निकलती है। मैंने बताया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, एक जैसी, ऐसे पैरेलल वाली। ठीक है, तो डायरेक्शंस तो पता होना चाहिए आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे, अच्छा ये रेडियस आपने लेंथ तो 2r ले ली, लेंथ तो 2r ले ली, बट इसका ये रेडियस कितना लोगे आप, ये कितना लोगे, तो मतलब किसी भी रेडियस का ले लो। जैसे वहाँ पे बोलते हैं ना, किसी भी लेंथ का ले लो, जब हमने चार्ज वायर के लिए, लीनियर चार्ज के लिए, तो यानी कुछ किसी भी, अगर मैं इसका एरिया की बात करूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी ले लो ए। ठीक है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप क्या है कि ड्रॉ अ गॉसियन सिलेंडर of length 2r and area, cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, कुछ भी क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में कट जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब हम देखें, अब हमको फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालने के लिए जो इसमें से निकालेंगे, तो ये भी उसी तरीके से पिछली बार की तरह, इधर अगर मैं निकालता हूँ इस सरफेस पे, तो देखो इधर ये ds लिया मैंने छोटा सा। ठीक है, ds की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में जा रही होगी क्या, E भी इस डायरेक्शन में, ds भी इस डायरेक्शन में, दोनों के डायरेक्शन सेम है। यानी यहाँ पे थीटा कितना होगा, इधर थीटा होगा 0। इस साइड देखो, इस साइड भी अगर मैं ds लेता हूँ तो ds की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये, तो थीटा इक्वल्स टू 0। याद रखना, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनेगी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनेगी, तो यहाँ पे भी थीटा 0। बट ये जो कर्व्ड पार्ट है, इसमें देखो ds लेता हूँ अगर मैं, तो ds की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ, यानी थीटा कितना हो गया यहाँ पे, थीटा कितना हो जाएगा 90। और जब भी थीटा 90 होता है, E और ds के बीच में
एंगल 90 होता है तो फ्लक्स कितना होता है, 0। ठीक है, वैसे भी समझ में आ रही है, जब लाइंस यूँ निकल रही है तो इसी एरिया से निकलेगी, इस वाले पार्ट से थोड़ी लाइंस निकलेंगी। आप खुद सोचो, ये सिलेंडर है सामने, तो इसके कर्व वाले, ये जो फ्लैट वाले पार्ट से लाइंस निकलेंगी। लाइंस ऊपर तो जा नहीं रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी तो जा नहीं है, सीधी जा रही हैं। इनमें से, इस एरिया में से तो कुछ निकल ही नहीं रही हुई है, इस एरिया में से। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं सेकेंड पार्ट भी। चलो सेकेंड पार्ट निकाल देते हैं। सेकेंड पार्ट, अच्छा इस पार्ट को हम बोल देते हैं, नाम भी तो दे देते हैं इस सरफेसेस का। इस सरफेस का नाम दे देते हैं 1, इस सरफेस का नाम दे देते हैं 2 और इस सरफेस का नाम दे देते हैं 3। अच्छा, वैसे मैंने कल बता दिया था क्या आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी आर पे डिपेंड ही नहीं करता, तभी तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म क्या होता है कि यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही, यहाँ पे भी उतना ही। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि भाई जैसे जैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यार ये कांस्टेंट है, सिग्मा एक कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, चलो निकालते हैं। तो जो फ्लक्स होगा वो कैसा आएगा, नेट फ्लक्स। तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई डॉट डी एस, कौन सी सरफेस का, फर्स्ट वाले का, प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड वाली का, प्लस ई डॉट डी एस थर्ड वाली का। ठीक है, अब थर्ड वाली का 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फाई की वैल्यू। तो फाई इक्वल्स टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 प्लस ये फर्स्ट वाले के लिए, फिर ई डी एस कॉस 0 सेकेंड वाले के लिए भी, प्लस ई डी एस कॉस 90 थर्ड वाले के लिए। तो थर्ड वाले का तो समझ में आ रहा है, ये इधर सेकेंड और इधर थर्ड लिख दो। ठीक है, तीनों सरफेसेस के लिए। ठीक है, तो अब मुझे समझ में आ रहा है। मैं नेक्स्ट ऊपर लिख रहा हूँ, ऊपर वाली लाइन्स लिख दी होंगी आप लोगों ने। ठीक है, चलो मिटा देता हूँ। तो नेट फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा, तो फ्लक्स आ जाएगा ये ई डी एस प्लस ई डी एस। ठीक है, डॉट नहीं कर रहा है यहाँ पे, इनटू हो रहा है सिर्फ, डॉट तो हट गया यहाँ पे। ठीक है, ई और डी एस मैग्नीट्यूड लिखे हुए हैं। ठीक है, और प्लस 0। अच्छा, एक काम करो, ई तो बाहर कांस्टेंट है, डी एस को देखते हैं हम। तो डी एस का इंटीग्रेशन प्लस ये दोनों ही सेम ही है, तो इंटू 2 कर लेता हूँ ना, आगे दोनों को ऐड करोगे तो 2, क्योंकि डी एस भी दोनों का सेम ही है भाई। चलो छोड़ो, अलग अलग कर लेते हैं। ई डी एस फर्स्ट वाले का और ई बाहर आ जाएगा डी एस सेकेंड वाले का। अब बताओ डी एस का इंटीग्रेशन, डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस, यहाँ मिलके ये ए मिल जाएगा क्या मुझे, डी एस डी एस डी एस डी एस डी एस, सारे डी एस मिलके इस फ्लैट सरफेस का एरिया, और फ्लैट सरफेस का एरिया ए माना था, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, और वो भी ई इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि उसका भी फ्लैट सरफेस का एरिया कितना है, ए है। ई इंटू ए। ठीक है, मैं लाइन मिटा रहा हूँ। चलो तो बताओ नेट फ्लक्स फाइनली कितना आ गया, तो 2EA। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। देखो याद रखना, पॉइंट चार्ज में आया था E इंटू 4πr²। ठीक है, और जो शीट ली थी उसमें आया था E इंटू 2πrl, और इसमें कितना आ रहा है, E इंटू A इंटू 2। एरिया ले लिया पूरा। अच्छा, कोई एरिया नहीं लेता इधर, कोई रेडियस बना लेता कुछ भी, तो फिर πr² लिख देता, जो भी इसका पाई, जो भी r होता है ना, r' मान लेते हैं, तो πr'²। तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, r लिखना चाहो तो r से भी निकाल सकते हो, और एरिया लिखना चाहो तो एरिया से भी निकाल। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये सेकंड पार्ट भी आ गया अपना। थर्ड पार्ट क्या निकालना है, क्यू इनक्लोज्ड। अब बताओ, इस पूरे सिलेंडर के अंदर चार्ज तो सिर्फ इसी पोर्शन में है ना, ये वाला जो मैंने देखो बीच में ये जो क्रॉस सेक्शन है, इधर ही होगा ना चार्ज। अच्छा, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया पता है क्या कितना है, वही होगा ए। तो बताओ इधर चार्ज कितना होगा क्यू इनक्लोज्ड, क्या सिग्मा इंटू ए होगा क्या? सिंपल सी चीज़ है, अंदर सिग्मा है डेंसिटी, और ये एरिया में कितना है, सिग्मा इंटू ए। तो थर्ड क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। ये क्यू इनक्लोज्ड भी आ गया। ठीक है, चलो अब चौथी और सबसे लास्ट चीज, अप्लाई गॉस लॉ।
ठीक है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ को अप्लाई कर दो। क्या बोलता है गॉस थ्योरम कि जो नेट फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस से वो कितना होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा अब फाई कितना निकला था, वो निकल गया 2EA, तो यहाँ लिख लिया 2 इंटू ई इंटू ए। क्यू इनक्लोज कितना आ गया, सिग्मा इंटू ए, और एप्सिलॉन नॉट ए से ए कट गया। अब ई को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि ई निकालना था, और 2 नीचे भेज देता हूँ, तो ई इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही ईजी, ठीक है। और देखने से भी पता चल रहा है कि कांस्टेंट है, तीनों ही चीज़ कांस्टेंट है। इसीलिए ये कैसे बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, एक जैसी रहती है हर जगह, यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई हमारी यहाँ। हो गया प्रूफ, समझ में आ गया। तीनों केसेस में गॉसियन सरफेस याद करना है। पॉइंट चार्ज के लिए एक स्फीयर बनाया था, वायर के लिए सिलेंडर बनाया था यूं, बट लेंथ कुछ भी ली थी, बट उसका जो रेडियस था वो लिया था जितने आर में था। यहाँ पे लेंथ 2R ले ली, पर एरिया कुछ भी ले लो। ठीक है, इस टाइप का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, वैसे तो बना के कुछ भी करोगे, कैसे भी सरफेस बना के करोगे, बट आपके लिए कोशिश ये होना चाहिए कि आपका ये फ्लक्स इजीली निकल जाए। अब इसमें निकल गया, इस फ्लैट सरफेस और फ्लैट सरफेस का फ्लक्स इजी था निकालना, कर्व सरफेस का 0 आ रहा था, तो आपके लिए ईजी हो गया। ठीक है, तो इसलिए किसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, पाई नहीं होगा। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैंने लास्ट लेक्चर में 2 पाई लिख दिया था तो वो ध्यान रखना, वो तो मैंने उसके लिए बताया था, वायर के लिए बताया था। ये वायर के लिए अगर तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसका बताया मैंने। ठीक है, इसका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर वार तो कुछ है, 2 पाई कुछ नहीं आएगा, पाई वाई नहीं आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी तो बताया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए करें आगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसका भी ग्राफ बना देते हैं, ई वर्सेस आर का। बताओ कैसा बनेगा ई वर्सेस आर का ग्राफ। ई और आर तो ये तो कांस्टेंट बनेगा ना। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, चेंज ही नहीं होगा, कांस्टेंट है ये तो। ठीक है, तो ये थर्ड एप्लीकेशन होगी, बहुत ही सिंपल। अगर आपको गॉस थ्योरम समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आप तो सोच रहे होंगे क्या लल्लू सा है। ठीक है, आराम से सारे डेरिवेशन हो जा रहे हैं, कोई इंटीग्रेशन कोई कुछ नहीं करना पड़ रहा, और वही फ़ायदा है इसका। ठीक है, गॉस थ्योरम इतनी ईजी है कि इससे आपको वो सारी चीज़ें इंटीग्रेशन वो सब करने की दिक्कत ही नहीं हो रही। ठीक है, चलिए तो अब चौथी एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। चौथी और पांचवी एप्लीकेशन काफ़ी कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, बट लास्ट में जाके थोड़ा सा एक जगह आपको थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी, तो हेडिंग डाल दें आप। चलो, याद है ना, सारे फॉर्मूलेस एक साथ याद हो जाने चाहिए। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि घर पे बैठ के आप रिवाइज करते नहीं हो आजकल, और स्कूल वाले जो हैं अब जा नहीं रहे हो, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, वापस से बार बार मैं बोलता हूँ तो शायद याद हो गया होगा। आर डिस्टेंस दूर KQ बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर ये पॉइंट चार्ज है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड डाइपोल रखा हुआ है, तो आर डिस्टेंस दूर 2kp अपॉन आर क्यूब अगर एक्सियल है तो, और इक्वेटोरियल है आर डिस्टेंस दूर तो kp अपॉन आर क्यूब, और अगर ये आर डिस्टेंस दूर पूछा हमने तो kp अपॉन आर क्यूब √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसी भी थीटा ये है। ठीक है, जरूरी नहीं है थीटा यही हो, ये भी थीटा हो तो ये, यहाँ इस पॉइंट पे पूछा तो ये, इधर पूछा तो ये थीटा हमेशा ध्यान रखना यहाँ से लेना है। ठीक है, चलो थर्ड आपका ये रिंग हो गया, और रिंग में पॉजिटिव अगर चार्ज है और इसका चार्ज Q है, रेडियस R है, डिस्टेंस x है, तो याद रखना है कितना होगा KQX अपॉन R स्क्वायर + x स्क्वायर की पावर 3/2। फोर्थ, ये चार्ज वायर है इन्फिनिट लेंथ का। ठीक है, और R डिस्टेंस दूर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, और फोर्थ आपकी ये शीट है। ठीक है, चार्ज शीट है, और इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको कितनी, सिग्मा। तो R डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, इधर भी उतना ही होगा, इधर भी उतना होगा, इधर भी उतना होगा, इधर भी, हर पॉइंट में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे तो क्या हो रहा है,
कि इधर जितनी पास में उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, जैसे जैसे दूर जा रहे हो, सॉरी ज़्यादा, जैसे जैसे दूर जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। यहाँ पे इधर भी उतना ही है, इधर भी उतना ही है, उधर भी उतना ही है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इन्फिनाइट लेंथ का होना चाहिए, इन्फिनाइट एरिया का होना चाहिए, ठीक है। ये शीट तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये 5 पढ़ लिया हमने, चौथा और पांचवा जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं याद होने चाहिए फॉर्मूले, उतना ही आपके लिए इजी रहेगा, कंपटीशन के क्वेश्चन भी इजी होंगे। मैं तब तक इंक पिला देता हूँ पेन को, आप नेक्स्ट तब तक वेट करें। तो स्टार्ट करते हैं आगे का फोर्थ एप्लीकेशन। तो फोर्थ एप्लीकेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू hollow चार्ज्ड स्फीयर। और कैसा स्फीयर होना चाहिए, कंडक्टर का बना हुआ, ठीक है। इंसुलेटर का भी बना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ सारा चार्ज सरफेस पे ही पड़ा रहेगा, ठीक है। ये हमारा, अब इसमें हम एक स्फीयर बना देते हैं, मान लो ये स्फीयर बना दिया, ठीक है। और इसमें ये चार्ज हो गया, ये चार्ज स्फीयर है, और इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इसमें 3 केस लेंगे हम, कि एक तो हमको आउटसाइड द स्फीयर लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लेना है ऑन द सरफेस, एक तो आउटसाइड द स्फीयर लेना है, ठीक है, एक ऑन द सरफेस लेना है, निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द ये स्फीयर निकालना है। चलो फर्स्ट केस, तो केसेस वाइज करेंगे। तो केस 1 लिखो, केस 1 फर्स्ट, तो लिखो आउटसाइड द स्फीयर। तो ये स्फीयर है, इसको कितना चार्ज दे रखा है, इसको +q चार्ज दे रखा है, ठीक है, इसमें चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस दूर यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, बाहर। तो निकालते हैं, ये फर्स्ट केस है, और इसका फर्स्ट पार्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ और कैसी सरफेस बनाएंगे, यहाँ पे स्फेरिकल, ड्रॉ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस रेडियस r से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक गॉसियन स्फीयर बना दिया, ठीक है, ये स्फीयर बन गया रेडियस r का, ठीक है। चलो अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी क्या आपको, इसकी स्फीयर की वजह से कैसे होती थी, तो वैसी होती थी, रेडियली आउटवर्ड होती थी, मैंने बताया था अंदर नहीं होती है, ऐसी निकलती थी, ठीक है, ऐसी रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो मेरे को बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ, और यहाँ पे मैंने छोटा सा ds लिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ। क्यों, मुझे अब क्या निकालना, फाई फ्लक्स निकालना ना। तो चलो सेकंड पार्ट निकालते हैं, फ्लक्स। तो फाई कितना हो जाएगा, E और डॉट ds। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, E ds और कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो E ds, E बाहर निकल जाएगा, और ds का इंटीग्रेशन, बताओ ds का इंटीग्रेशन कितना होगा, ds पूरे स्फीयर का कितना हो जाएगा, 4πr², ठीक है। तो E इंटू 4πr², ये आ गया आपका फ्लक्स, ठीक है। थर्ड पार्ट, क्यू इनक्लोज्ड, बहुत ही ईजी है ये वाला। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा, क्यू ही हो जाएगा, कैपिटल क्यू। भाई इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ये सारा चार्ज क्यू आ ही रहा है इसके अंदर, ठीक है। अप्लाई करो गॉस थ्योरम, चलो अप्लाई करते हैं, ठीक है। इधर ऊपर वाला मिटा देता हूँ। तो अप्लाई करो फोर्थ पार्ट, गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस थ्योरम अप्लाई किया, क्या बोलता है गॉस थ्योरम, फाई किसके बराबर होता है, फाई होता है क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है अपना, ए इंटू 4πr²। क्यू इनक्लोज कितना है, क्यू इनक्लोज क्यू ही है, और एप्सिलॉन नॉट। तो ई कितना हो जाएगा,
4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं, तो 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कितना हो गया ये तो के क्यू बाई आर स्क्वायर ही हो गया, ये तो पॉइंट चार्ज जैसे ही आ गया। हाँ, तो आउटसाइड सेम वैसे ही बिहेव होता है कि मान लो एक पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हो, ये बिहेव करता है एज अ पॉइंट चार्ज कि अगर कोई पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हो तो आर डिस्टेंस दूर जो पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वैसे स्फीयर भी बनाता है। समझ में आ गया? बाहर कितना होगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट सेम टू सेम होगा, मैं थोड़ा फास्ट करूँगा, ठीक है? आपको समझना है, जिसको समझ में आया बहुत ही अच्छा है। नीचे करें, वापस से डायग्राम बनाएं। सेकंड पार्ट में कितना होगा? के क्यू बाय, यहाँ निकला। इस बार हमारा आर कितना है, इस पॉइंट पे निकालना है मुझे। आर किसके बराबर है? आर के ही बराबर है। आर और आर दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे और यही गॉसियन, ये जो सरफेस है ना, इसी पे इस स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, सेम इसके ऊपर ही बन गया ओवरलैप करते हुए। ठीक है, तो चलो मैं जल्दी जल्दी केस सेकंड, ऑन दी सरफेस ऑफ स्फीयर के सरफेस पे। चलो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, आर किसके बराबर के? कैपिटल आर के। ठीक है, चलो सेकंड, फ्लक्स निकालोगे तो वो ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल, और ये कितना आ जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फास्ट कर रहा हूँ मैं। 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ई बाहर आ जाएगा, थीटा वही आप देखोगे यहाँ पे भी वही वाली सिचुएशन है, ये ई की डायरेक्शन और ये डी एस की डायरेक्शन। ठीक है, थीटा यहाँ पे भी 0 डिग्री। ठीक है, और हर जगह सेम ही रहेगा। थर्ड पार्ट, क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड कितना हो गया? क्यू ही रह जाएगा भाई। इस स्फीयर में जितना चार्ज है वो पूरा स्फीयर, वही गॉसियन स्फीयर में भी उतना ही आ रहा है। क्यू इनक्लोज्ड क्यू रह गया। और फोर्थ पार्ट, अप्लाई गॉस लॉ, तो अप्लाई गॉस लॉ तो क्या हो जाएगा? तो गॉस लॉ बोलता है फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कितना है अपने पास? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू इनक्लोज कितना है? क्यू, और एप्सिलॉन नॉट तो कितना हो जाएगा? ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू, यानी के क्यू बाय, ये इधर एक सही कर रहा है, कैपिटल आ रहेगा। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, मेरे को बाहर बताना, ये 2 पॉइंट लिए मैंने, ए पॉइंट और बी पॉइंट। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे ज़्यादा होगी या बी पॉइंट पे ज़्यादा होगी? तो ए पॉइंट पे ज़्यादा होगी, आर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और एक पॉइंट मैंने सरफेस पे लिया सी, बताओ ए बी सी में सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? सी पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, क्योंकि वही फॉर्मूला आ गया, बस ये कि उस आर की जगह आर आ गया, मतलब कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं थी, वही आर की जगह आर आ गया। ठीक है, और याद रखना, इसके नीचे नोट डाल के लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम on the surface of sphere of charged sphere। ये ध्यान रखो। ठीक है, चलो, वैसे तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा, हमेशा याद रखना कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। जो आप थर्ड केस करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 0। ठीक है, और गॉस लॉ से हम प्रूफ करेंगे। तो थर्ड केस भी बना लेते हैं। चलो जल्दी से फास्ट करें। थर्ड केस, तो ये था हमारा स्फीयर। ठीक है, जिसमें चार्ज हो रखा था, और रेडियस कितना था इसका? कैपिटल आर। ठीक है, ये पॉइंट लिया मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और मैंने एक क्या बना दिया, यही गॉसियन सरफेस हो जाएगा मेरा। ठीक है, अंदर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा, कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर।
ठीक है, थर्ड केस है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। फाई क्या हो जाएगा 4πr², E इंटू 4πr²। क्यू इनक्लोज कितना होगा 0। भाई इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है क्या? इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं, चार्ज तो सारा सरफेस पे है, तो क्यू इनक्लोज ही 0 हो गया। अगर क्यू इनक्लोज 0 हो गया तो बताओ यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ फाई की जगह, तो चलो E इंटू 4πr² हो गया, क्यू इनक्लोज 0 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ये राइट हैंड साइड वाली तो 0 हो गया, और नीचे भी लूँगा तो 0 हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर, क्या कोई सा भी कंडक्टर हो, याद रखना किसी भी शेप का कैसा भी कंडक्टर हो, सॉलिड हो चाहे हॉलो, सॉलिड भी हो कंडक्टर का बना हुआ, अगर सॉलिड भी कोई चीज़ है किसी भी शेप का है, उसकी सरफेस पे ही चार्ज रहेगा, तो इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी नहीं, ठीक है, ध्यान रखना ही आपको, बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो अब इसका भी ग्राफ बना देते हैं E वर्सेस R का। तो देखो E वर्सेस R का ग्राफ क्या होगा, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। पहले तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको कि R डिस्टेंस तक ये है हमारा रेडियस, ठीक है। क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? नहीं, 0, यानी यहीं पे ग्राफ चल रहा होगा 0। और मैक्सिमम कहाँ पे होगी? इस R पे ही, तो इस R पे ही कुछ ना कुछ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगी यहाँ पे KQ/R², ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो कम होती जाएगी। भाई बाहर तो क्या है E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² है ना, R² का ग्राफ ये होता है, और अंदर क्या है E इधर 0 है, तो अप टू R तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है, तो ग्राफ ऐसे बनेगा R डिस्टेंस तक कुछ नहीं, और उसके बाद ऊपर से स्टार्ट होते हुए कहाँ से जो भी उसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू कितनी होगी तो लिख लो KQ/R² के बराबर होगी, ठीक है। ये वैल्यू KQ/R², जो भी KQ और R की वैल्यू डालोगे उसके हिसाब से जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वहाँ से लेके नीचे जैसे जैसे दूर जाओगे इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। ग्राफ समझ में आ रहा है? सिंपल, बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। ये ग्राफ्स ही कई बार बच्चों को दिक्कत से क्रिएट करता है, बोलते हैं क्या क्या ग्राफ्स हैं, तो इसलिए मैं साथ पे साथ बताया जा रहा हूँ। जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, जो नहीं देख रहे हैं कभी एक साथ देख लेंगे, अभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं या अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनका बाद में नुकसान होगा, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अब रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, रेगुलरिटी बनाए रखें, टाइमली आ रहे हैं, टाइम आपका सेट रहता है, उसी टाइम पीरियड में आपको देख लेना चाहिए फ्लो के साथ, ठीक है, तभी आउटपुट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, रिजल्ट तभी आना है आपके। और थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बहुत ईजी है, 90% तो कहीं नहीं गई, और नीट और जेई मेंस भी कहीं नहीं गया, मतलब नीट के लिए तो बहुत मेहनत करनी है आपको, जेई मेंस तो नहीं गया, मैं तो जेई मेंस को काफ़ी इजी मानता हूँ। नीट और IIT एडवांस दोनों ही क्रैक करना मतलब काफ़ी टफ पार्ट है, मतलब वो एग्ज़ाम वाइज नीट टफ नहीं है, बट मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है, और हम मेहनती हैं नहीं, हमको क्या है, हमको तो इजीली सारी चीज़ें मिल जानी चाहिए। हम तो सोचते हैं जैसा हमारी डे टू डे लाइफ पहले से चल रही थी, बस पहले 3 घंटे पढ़ लेते तब 4-5 घंटे पढ़ लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। 4-5 घंटे तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इतना भी नहीं पढ़ते होंगे कुछ बच्चे, बट रियलिटी में अगर आपको नीट क्लियर करना है तो कम से कम 8 से 10 घंटे अभी की तारीख में, क्योंकि स्कूल्स नहीं चल रहे हैं, 3 से 4 घंटे आपके स्कूल्स होते हैं, इतनी टायर्डनेस होती नहीं कि तैयार होके जाओ, ये करो वो करो, काफ़ी कुछ नहीं है, तो आप आराम से 12 से 14 घंटा भी निकाल सकते हो, ठीक है। 14 आवर्स तो आपको स्टडी देनी ही पड़ेगी, तभी जब क्या आउटपुट आएगा। अगर आप 14 घंटे नहीं पढ़ सकते, 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आप भूल जाओ। मतलब सोचना तो अच्छा लगता है कि ना मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, बट सोचने से नहीं निकलेगा। सेम एडवांस लेवल के लिए आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है, बट एडवांस की बच्चे सोचते रहते हैं, मीन्स उनका निकलता नहीं है। मीन्स क्यों नहीं निकलता? उनका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बेस पे वर्कआउट करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये सफिशिएंट है कि आप मेंस निकाल सको, ठीक है, बट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वो तो शीट आप जब तक नहीं करोगे, तो आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट की शीट है, प्लस हम भी कुछ शीट देते हैं, वो कर लो, या तो किसी इंस्टीट्यूट की शीट कर लो, ठीक है।
या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो, इवन कुछ बुक्स में एसएल में भी पीछे के क्वेश्चंस रहते हैं, बट पहले आपको एसएल के क्वेश्चंस तो करो। आप बेस तो स्ट्रॉन्ग नहीं करते, सीधे पहुंच जाते नहीं मुझे तो शीट करवा दो, मैं तो शीट सॉल्व कर दूंगा। अरे आपका लेवल ही नहीं बैठा, आपने अपनी प्रैक्टिस ही नहीं जमाई, आपने दिमाग ही नहीं डेवलप किया, ठीक है, और आप सीधे बोलते नहीं मैं तो नेट प्रैक्टिस तो की नहीं, सीधे मैच में उतार दो, मैं तो सीधे मैच खेलूँगा, ठीक है, तो वो तो फिर आउटपुट नहीं आएगा ना, आप ऑब्वियसली फेल ही होंगे फिर, ठीक है। और फिर बोलोगे नहीं ड्रॉप करेंगे इस साल फिर हो जाएगा। अरे ड्रॉप करने से आज तक किसी बच्चे का निकला है क्या जिसने पहले अटैम्प्ट में उसके इतने गंदे मार्क्स हो? सिर्फ वही निकलते हैं जिनका इवन ड्रॉप में कई बार तो ये होता है जिनका 12th के साथ निकल गया, रैंक अच्छी करने के चक्कर में ड्रॉप में और नीचे पहुंच जाते हैं और गंदी रैंक हो जाती है, ठीक है। तो अपना एम पहले तो ये ड्रॉप करने का निकाल लें। एक जो डमी कर रहे हैं या सोच में है कि डमी करनी चाहिए, वो तो सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम का यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन स्कूल के चक्कर में फिर भी हो जाता है। आप स्कूल जाते हो, आप पे प्रेशर रहता है, आप ये चीज़ें अपने बेस पे भी वर्कआउट करते रहता हूँ, ठीक है। नहीं तो जनरली जो डमी कर रहा होता हूँ वो तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है, उनको लगता है हमको डेरिवेशंस करके क्या है, और एक तो बोर्ड में मार्क्स भी कम आते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में भी वो जो डमी कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूट में डेरिवेशन कराते नहीं है, पेपर में आपकी डेरिवेशंस और ये सब ज़्यादा आता है, ठीक है। उनके तो आदत होती है शॉर्टकट्स में सारी चीज़ें कर लें, और वो बोर्ड में भी अच्छा नहीं करता और उनका कंपटीशन में भी अच्छा नहीं जाता, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, पहले बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, टाइमली सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, एक साथ कोई नहीं कर सकता। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, मास्टरी किसी में हासिल नहीं करनी है। कुछ लोगों को फिजिक्स अच्छी लगने लगती है तो फिजिक्स में ही 10 चैप्टर मतलब 10 बुक्स से पढ़ लेंगे कि अभी ये बुक निपटा ली, ठीक है, अब ये वाली बुक कर लेते हैं, ये अभी इस इंस्टीट्यूट की शीट कर लेते हैं। सबसे बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, ठीक है, सबसे बेवकूफ़ वाली चीज़ है। अभी एनसीईआरटी भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। किसी को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है, ऑर्गेनिक की ये वाली बुक भी निपटा देते हैं, ठीक है। किसी को मैथ्स अच्छी लग रही है तो मैथ्स करने लग जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स नहीं देखता है। और इवन केमिस्ट्री में भी ये बना लेता है कि यार ऑर्गेनिक ईजी है, या किसी को ऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती है तो फिजिकल ईजी है, फिजिकल भी पढ़ता जा रहा है, न्यूमेरिकल्स करे जा रहा है। आपके तीनों पार्ट्स जो होने चाहिए, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों ही अच्छे होने चाहिए। फिजिक्स में जनरली ऐसा होता नहीं है कि हाँ किसी की मैकेनिक्स अच्छी और बाकी वाला पोर्शन होता है। कुछ बच्चों की मैकेनिक्स ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि मैकेनिक्स समझ में आती है, बट वो उसने नहीं पढ़ा इस वजह से, ये नहीं कि उसको समझ में नहीं आई। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तो ये सिचुएशन है, इनऑर्गेनिक समझ में ही नहीं आई। ये तो ये कि उसने टाइम नहीं दिया, उसने फ्लूइड्स हो गया, ये वाला फ्लूइड्स मैकेनिक्स हो गया, ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं, एसएचएम, इस वजह से उसकी ख़राब होगी, ठीक है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक वाला या मॉडर्न वाला पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा कि समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि फिजिक्स अगर नहीं आती है तो स्टार्टिंग से ही नहीं आती है, और आती है तो फिर सारे चैप्टर समझ में आता है, ठीक है, वो वाली सिचुएशन है। केमिस्ट्री में ये है कि अगर वो एक पूरा पोर्शन ऑर्गेनिक नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अच्छा इनऑर्गेनिक नहीं आएगा तो नहीं आएगा, तो एक तो ये नहीं। बाकी बायो का भी मैं यही बता रहा हूँ कि आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा। बायो आपकी जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके बायो के 360 मार्क्स की है, तो 360 मार्क्स बायो से नीट वालों के लिए तो उनको कवर करना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट ना करें। जनरली बच्चे टाइम वेस्ट करते रहते हैं और अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। टीचर तो उनको सब बेवकूफ़ लगते हैं और अपने हिसाब से कि यार ये जो है ना, ये आजकल तो गूगल हो गया, इसकी भी सुन लेता हूँ, उसकी भी सुन। देखो क्या होगा ना, कुछ लोग का वे अलग होता है। जो आपसे पर्टिकुलर टीचर जुड़ा होता है तो वो आपको जानता है कि वो आपको जिस हिसाब से आपको गाइड करेगा, कि वो आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपकी स्टडी, क्योंकि हर किसी को सेम तरीके की डोज नहीं दी जाती ना, ठीक है। तो जो आपका आप कहीं से देखते हो या कोई एक पर्टिकुलर आदमी आपको बोलता है, वीडियो में देखते हो और वो बोलता है ऐसा पढ़ना चाहिए, तो वो मे बी उसके लिए सही था या किसी 3 बच्चों के लिए सही हुआ, बट ऐसा नहीं हो सबके लिए सेम ही रहेगा। तो थोड़ा सा फॉलो करो जो आपको बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बड़ी इजी है, ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐसे हाथ पैर मार रहे हो, अपना टाइम ही ख़राब करना होता है वो। चलो तो 5th वाला पोर्शन कर लेते हैं और लास्ट आज की क्लास का 5th एप्लीकेशन सेम टू सेम है। पहली 2 तो सेम है, पहले 2 केस तो मेरे ख्याल से वो कराने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फास्ट कर दूंगा क्योंकि फिर आपके प्रॉपर नोट्स बने रहे। तो लिख लो हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड, ठीक है, स्फीयर और इंसुलेटर का बना हुआ है, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। लिख लो ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ऐसे भी लिख लो, ड्यू टू यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। ठीक है, ये लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड मतलब अंदर भी है इसमें, पिछली बार तो हॉलो था, खाली था अंदर से, ठीक है, इस बार जो है खाली नहीं है, इस बार भरा हुआ है, अंदर भी मटेरियल है। जैसे रबर की बॉल होती है ना, अंदर भी मटेरियल होता है, रबर होता है। प्लास्टिक की बॉल में क्या होता है, सिर्फ बाहर सरफेस पे ही प्लास्टिक होता है, अंदर तो खाली होती है। तो ये रबर की बॉल जैसी है, बट रबर इंसुलेटर की बनी हुई है, मे बी रबर का ही हो, बट इसको आपने अंदर सब जगह चार्ज डाल रखा है। और इंसुलेटर ही क्यों रखा आपने, क्योंकि अगर आप ये कंडक्टर लेते तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, कंडक्टर के सारे चार्ज तो ऊपर पहुँच जाता, सरफेस पे पहुँच जाता, तो इसलिए ध्यान रखना है आपको, ऐसा लेना है। ठीक है, इसमें भी तीनों केस, इसका रेडियस भी आर मान लो कैपिटल, इस पे भी टोटल चार्ज कितना मान लिया आपने, क्यू। तो इसका लास्ट केस इंपॉर्टेंट है, पहले दो केसेस तो सेम से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस 1, और केस 1 क्या है, आउटसाइड द सरफेस, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम होगा। ये आर डिस्टेंस दूर, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, गॉसियन स्फीयर, तो लिख लो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, जिस आर डिस्टेंस दूर आपको निकालना था वहाँ पे ले लिया। अच्छा बताओ, ds की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में और e की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सेम टू सेम है सारा का सारा। ठीक है, फ्लक्स भी क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, E × 4πr² आ जाएगा, आप करोगे सॉल्व करके। ठीक है, थर्ड क्यू इनक्लोज्ड भी क्या वही नहीं हो जाएगा, क्यू ही नहीं हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड भी क्यू हो जाएगा। और फोर्थ, आप इसको ढंग से लिखना, ठीक है, जब भी पेपर में आएगा, तो क्योंकि पेपर में तो या तो वो आएगा ये आएगा, तो क्योंकि मैंने उस टाइम ढंग से किया था, अभी तो मैं आप लोग जानते हो इसलिए फास्ट करूँ। और फोर्थ क्या आ जाएगा, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई कर दो गॉस लॉ, और गॉस लॉ अप्लाई किया तो फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना है आपका, E × 4πr², क्यू इनक्लोज्ड कितना है क्यू, और एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r², यानी E इक्वल्स टू KQ/r²। सेम वही है। ठीक है, यानी ये भी पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव की, सारा का सारा चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, पॉइंट यहाँ रखा हुआ है, ऐसा मान लो, ये पूरा का पूरा Q, और वो जो बनाएगा KQ/r² वो बनाता ना, सेम वैसे बनाता, चाहे सॉलिड हो, ठीक है, चाहे हॉलो हो, कोई सा भी स्फीयर हो, चार्ज स्फीयर, वो एकदम बिहेव करता है पॉइंट चार्ज की तरह। अगर बाहर आप पूछोगे उसके KQ/r² उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, और वो बाहर जाती हुई। चलो नेक्स्ट, सेकंड ऑन द सरफेस, चलो जल्दी, ऑन द सरफेस यानी अब यहाँ इस पॉइंट पे लेना है। मैं डायग्राम जल्दी से बना लें अपना, पॉज करके, और यहाँ बना देता हूँ, ये बन जाएगा। ठीक है, सरफेस पे ही गॉसियन सरफेस हो जाएगा, तो ऑफ रेडियस कैपिटल R लिख लें यहाँ पे, कैपिटल R रेडियस का आप स्फीयर बना दिया, तो 5 भी कितना हो जाएगा 4πr², ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी r², यहाँ पे भी r², और यहाँ पे भी। ठीक है, सेम टू सेम। तो ऑन द सरफेस क्या हो जाएगा, बस जो भी था पूरा का पूरा प्रोसेस सेम, स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, और ये भी लिख देंगे हम यहाँ पे भी नोट डाल के कि मैक्सिमम होता है सरफेस पे। ठीक है, वो तो पहले ही लिख चुके हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये नहीं लिखा था सॉलिड हो चाहे कैसा स्फीयर हो, तो वही है कि कोई सा भी स्फीयर हो, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो, सरफेस में मैक्सिमम होता है। अब देखो, पिछली बार अंदर क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, ध्यान दे सब, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्यों नहीं आया था, जब अंदर मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाया था, ठीक है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, क्यू ही 0 हो गया था। तो जब मैंने यहाँ पे क्यू इनक्लोज 0 डाला तो E 0 आ गया था। बट इस बार चार्ज आएगा, और इस बार चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। तो अब थर्ड वाला केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं थर्ड वाला केस बना रहा हूँ, ढंग से देखें। अब ये थर्ड वाला केस स्टार्ट करता हूँ।
चलो तो मैं पहले स्फीयर बना लेता हूँ, फिर सॉल्व करता हूँ। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है और फॉर्मूला भी याद रखना है थर्ड वाले के बाद। ये मैंने बड़ा बना दिया स्फीयर, अभी वही स्फीयर है बस अब थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आपको दिखे ढंग से, है ना। अच्छा, सरफेस में पूरा अंदर चार्ज है ना, ये तो पूरा हॉलो सॉलिड। ठीक है, अच्छा ये इसका सेंटर हो गया और इसका पूरा रेडियस है कैपिटल आर, और मुझे यहाँ से ये आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे भी एक गॉसियन स्फीयर बना देंगे। ठीक है, ये गॉसियन स्फीयर बना दिया। चलो तो थर्ड एंड लास्ट, फिर एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। समझ लेना बस, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी होती है कंडक्टर के अंदर कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, हमेशा कंडक्टर के बाहर ही होगी। इसीलिए कभी भी बिजली गिरे तो कार के अंदर बैठना है। जो बिजली गिरती है ना, तो कभी भी हो तो कार सबसे सेफ जगह है, खुली जगह पे नहीं बैठना है। क्यों? कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं पाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जा नहीं पाती है। इसलिए आपके जब आप लिफ्ट में जाते हो जनरली, अगर वो जो लिफ्ट है वो लोहे की उसकी जो वॉल्स होती हैं जनरली कंडक्टर्स की होती हैं, तो जो आप जो फ़ोन पे जो आप बात करते हो वायरलेस, वो क्या होती है, ईएम वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा ही नहीं पाती, तो इसीलिए आपके नेटवर्क नहीं आता। बोलते हो नेटवर्क नहीं आ रहा, लिफ्ट में नेटवर्क नहीं आता। ठीक है, तो नेटवर्क क्यों नहीं आता? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं जाती कंडक्टर की, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, जनरली क्वेश्चन नहीं पूछते बट आपको फिर भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो तो वो टॉपिक एक बार खुद कर लेना आप, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये थर्ड केस है इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर, और फर्स्ट जो है इनसाइड द स्फीयर में फर्स्ट कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने गॉसियन सरफेस। कंस्ट्रक्ट गॉसियन, कैसी सरफेस होगी इस बार भी? स्फीयर, गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस। अच्छा, एक बताना भूल गया मैं, मेरे को लग रहा है नेक्स्ट क्लास में एक 10 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, वो अलग से डाल दूंगा। ठीक है, वो मैंने 2 शीट और उनके बीच में वो बताना था, मेरे को भूल गया मैं। ठीक है, तो लंबा हो गया वीडियो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूँगा, याद आ गया मेरे को। तो कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ये बना दिया आपने। ठीक है, थर्ड सेकंड निकालते फ्लक्स। तो फ्लक्स भी कोई दिक्कत नहीं करेगा, ई डॉट, देखो अब इसमें भी लोगे तो डी एस की डायरेक्शन यही और ई की डायरेक्शन यही होगी, यानी थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कॉस 0, और यानी क्या हो जाएगा? ई डी एस, और ये क्या हो जाएगा? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई कितना हो गया? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए होंगे इतना टाइम से। तो अब तो थर्ड क्यू इनक्लोज इंपॉर्टेंट है, क्यू इनक्लोज्ड। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, जो आपको क्यू दे रखा है वो तो पूरा दे रखा है, इतने से पोर्शन में कितना होगा? तो सबसे सिंपल है, एक काम करो, इसका रो निकाल दो। अगर मुझे पता हो कि इस स्फीयर का चार्ज डेंसिटी कितना है, रो कितना है, इनटू ये वाले स्फीयर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दो इस वाले स्फीयर की वॉल्यूम से, तो आपके पास क्यू इनक्लोज आ जाएगा। तो पहले मैं अलग से क्यू इनक्लोज निकालने से पहले रो निकालता हूँ। तो बताओ रो क्या होगा? चार्ज डेंसिटी क्या होती? तो क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम पे है? क्यू चार्ज तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में नहीं है भाई, इस वॉल्यूम में है ना पूरा का पूरा चार्ज स्टोर। वॉल्यूमेट्रिक आएगा, ध्यान रखना डेंसिटी। क्यों? क्योंकि ये पूरा चार्ज अंदर भी है। तो ये तो आ गया इसका रो, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है स्फीयर का, पता है ना सबको। तो ये तो रो आ गया। अब Q इनक्लोज इतने से के अंदर में क्या होगा? तो Q इनक्लोज को मैं ये लिख लूँ, चलो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। ये तो रो आ गया। Q इनक्लोज कितना होगा? Q इनक्लोज होगा रो इंटू वी डैश,
जिस वॉल्यूम में ये पूरा वाला V था, देखो पहले क्या किया, पूरा वाला तो V हो गया और अंदर वाले वॉल्यूम को V डैश बोल दिया। V कौन सा पूरा वाला, तो जो डेंसिटी होगी Q अपॉन V होगा, और V कितना है, Q अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। और मुझे कितना Q इनक्लोज क्या होगा, इतने से पोर्शन में क्या होगा, रो जो भी डेंसिटी आ गया इनटू ये वाली वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितनी V डैश। अच्छा V डैश की वैल्यू क्या है, तो V डैश की वैल्यू कितनी है 4/3 पाई, अच्छा ये कैपिटल आर आएगा यहाँ पे, स्मॉल r क्यों कर रहा हूँ, बड़ा वाला r तो ये है ना, बड़ा वाला स्फेयर का तो रेडियस कैपिटल आर है ना, मिस्टेक कर दी थी, कैपिटल आर क्यूब लिखना है उसको, ठीक है। अच्छा V डैश कितना है, V डैश का जो रेडियस है वो छोटा वाला r की वजह से, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, ठीक है। अच्छा अब रो की वैल्यू डाल दो, रो की वैल्यू डाल दो तो Q इनक्लोज आ जाएगा, रो की वैल्यू है Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब और 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, 4/3 से 4/3 पाई से पाई कट गया, यानी कितना हो गया Q r क्यूब अपॉन r क्यूब, ये आ गया Q इनक्लोज, Q इंटू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल सा है, आपने डेंसिटी निकाल दी जितने पहले तो, और जितने वॉल्यूम में चाहिए वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, इससे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चलो चार्ज भी आ गया आपके पास। नेक्स्ट अप्लाई करते हैं हम गॉस थ्योरम को, ये उतार लिया होगा Q r क्यूब अपॉन r क्यूब, ठीक है। चलो मैं तो मिटा रहा हूँ, तो फोर्थ अप्लाई कर दो गॉस थ्योरम को, फोर्थ है अप्लाई, ठीक है, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ अप्लाई किया, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, फाई इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना आया था, देखो अपनी कॉपी में, क्या यही था फाई, और Q इनक्लोज कितना आ गया, Q इनक्लोज है आपका, क्या ये लिखा हुआ है Q r क्यूब अपॉन r क्यूब। अब देखो 2r² से 2r निपट गए, तो फाइनली E कितना हो गया, अच्छा अब ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी तो आएगा, ये तो Q लिखा मैंने सिर्फ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा E इक्वल्स टू Q r अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ठीक है। तो क्या वैल्यू हो गई, K Q अपॉन r क्यूब इंटू r, और इसको देखने से पता चल रहा है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। भाई ये K क्या है, ये तो कांस्टेंट है, Q क्या है, Q भी फिक्स्ड है ना, इसका चार्ज वो भी कांस्टेंट है, R क्या है, ये भी कांस्टेंट है। देखो ये पूरा का पूरा जो टर्म है ना, ये वाला जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये क्या है, कांस्टेंट, सिर्फ क्या चीज़ वेरिएबल है, ये R। भाई अलग अलग पॉइंट लूँगा, जरूर थोड़ी यही लेना है पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लिया A, एक पॉइंट ये ले लिया B और एक पॉइंट C ले लिया, तो बताओ R किसका सबसे ज़्यादा है, भाई इस A का सबसे कम होगा, मान लो इसका R2 है और इसका R3 है, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो, R1 R2 और R3, तो R3 बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा होगा। देखो क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे मैंने पूछा A और B में से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज़्यादा होगा, तो A पे ज़्यादा होगा। इधर जो है EA ग्रेटर देन EB होगा, जितना पास, क्योंकि यहाँ इन्वर्सली बाहर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², बट अंदर उल्टा है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। तो अब मैं पूछूं इन तीनों पॉइंट में, अगर ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा C पॉइंट पे सबसे ज़्यादा, फिर B पॉइंट में और सबसे कम A पॉइंट पे, जितना पास उतना कम, जितना दूर अंदर, तो ये हो रहा है। बट मैक्सिमम कहाँ पे, सरफेस पे, समझ में आ रहा है, मैक्सिमम कहाँ पे, सरफेस पे। तो इसका E/R का जो ग्राफ बनाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। और ये फॉर्मूला याद रख लो, KQ अपॉन R क्यूब इंटू R। चलो तो ये लास्ट आज का ग्राफ, देखो तो ये है आपका E और ये है आपका R। तो देखो टिल रेडियस, अच्छा सेंटर पे कितना होता है, 0, तो टिल सेंटर से स्टार्ट हुआ और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन का क्या होता है, लीनियर बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी अप टू R, और उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद गिरना शुरू होगा। मैक्सिमम कहाँ होगा यहाँ पे, और कितना होगा मैक्सिमम, तो वही के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो ई की वैल्यू है मैक्सिमम तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होगी इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पर, सरफेस पे। उससे पहले ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था और उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो ये ग्राफ बन गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कर लिया हमने। तो एक टॉपिक छूट गया है, 5-10 मिनट के, 10-15 मिनट का ही है, प्लस कल एक रिवीजन क्लास पूरे जो चैप्टर में पढ़ा है वो। तो एक लास्ट लेक्चर रिवीजन प्लस जो छूटा हुआ है उसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर भी एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन। क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर, डाइपोल की वजह से यहाँ पे 2kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे kp अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे kp अपॉन आर क्यूब, अगर ये थीटा एंगल है 1 प्लस रूट के अंदर 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। थर्ड ये रिंग हो गई, आर डिस्टेंस इसका रेडियस है, एक्स डिस्टेंस पे पूछा तो के क्यू चार्ज है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। फोर्थ ये इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है, आर डिस्टेंस दूर, लैम्डा इसका चार्ज डेंसिटी है, तो कितना हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। फिफ्थ ये इन्फिनाइट चार्ज एक शीट है, ठीक है, आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे पूछा तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट करा था आज, ठीक है। 6 ये आपका हॉलो स्फीयर है, ठीक है, आर अगर बाहर पूछेंगे तो इधर हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू बाय आर स्क्वायर और इधर अंदर ई 0, ठीक है। और लास्ट 7th की सॉलिड है, ठीक है। 7th याद रखें, अगर अंदर पूरा चार्ज है, सॉलिड है और इंसुलेटर का बना हुआ। इंसुलेटर क्यों, कंडक्टर का लोगे तो सरफेस पे पहुंच जाएगा, जो इससे पहले वाला केस पड़ा है ना वही हो जाएगा फिर फॉर्मूले, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी फिर, ठीक है। बाहर तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, सरफेस में के क्यू बाय आर स्क्वायर, और इनसाइड क्या होगा आर डिस्टेंस पे, तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर। तो ये फॉर्मूलेज आपको जितने याद रहेंगे उतने आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है शीट्स के बीच में वो, और एक रिवीजन जो स्टार्टिंग से जो आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करेंगे। छोटा ही लेक्चर बनेगा, 20-25 या 30 मिनट का, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट परसों से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट 2nd चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।